मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के घोघडिया गांव से बिलोंग करते हैं। जहां पे बात करें तो सालों भर चारों तरफ पानी ही पानी रहता था और वहां से वो लड़का निकलता है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो डेंटिस्ट भी बनते हैं क्योंकि फादर डेंटिस्ट हैं, भाई डेंटिस्ट हैं, लेकिन ये भी डेंटिस्ट बनते हैं। लेकिन इनको डेंटिस्ट बनना मंजूर नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे फादर बहुत दिन से डेंटिस्ट हैं, भाई हैं, फिर भी जीवन में सफलता बहुत बड़ी नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली को के लाइफ को लीड कर रहे हैं, यानी कि जिंदगी भर वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तब उन्होंने वो तलाश कर रहे थे, खोज रहे थे कि ऐसी चीजें मिले जहां पे हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे हम जिए, हम सफलता के मुकाम पे पाना चाहें, जहां पे हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हो। और ऐसे ही तलाश करते हुए उनको दोस्तों आज से तकरीबन 6 साल पहले मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उन्हें अवगत होने का मौका मिला और उन्होंने देखा, जाना और उन्होंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो उनके घर वाले ने उन्हें घर से बहुत खुटी सुनाया, यहाँ तक कि घर से निकाल दिया गया कि तुमको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम हमारे नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए आए हो, हम पढ़ा लिखा करके डेंटिस्ट बनाए कि तुम अच्छा करोगे, है ना, समाज में प्रतिष्ठा होगा, और क्या तुम ये तेल साबुन पेस्ट बेचने का धंधा शुरू कर दिए हो। लेकिन दोस्तों उस शख्स की मैं बात करूं तो उसका विजन बहुत क्लियर था, उन दूरदृष्टि वाले थे, उनको दिख रहा था कि साबुन तेल पेस्ट का बिजनेस नहीं है ना, ये तो एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है। और उन्होंने स्टार्ट किया, फैमिली के अगेंस्ट स्टार्ट किया, रिश्ते के अगेंस्ट स्टार्ट किया, समाज के अगेंस्ट स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आया, फाइनेंशियल चैलेंजेस आया, तो बहुत ज्यादा कोई भी सपोर्ट नहीं किया और अपने दम पे उन्होंने धीरे धीरे करता गया। और मैं गवाह हूं उनके सक्सेस, उनके स्ट्रगल को हमने बहुत नजदीक से मैं महसूस किया हूं, मैं देखा हूं। और आज मुझे कहते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि आज मोदी केयर के एक बड़े अचीवर हैं। मोदी केयर का जो सबसे टॉप अचीवर होता है इस लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों, जहाँ पे सारी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया चिंताग्रस्त है कि कैसे करें, क्या करें, और इस विषम परिस्थिति में दोस्तों उन्होंने मोदी केयर का टॉप टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल को अचीव किया। कहते हैं दोस्तों कि विनर विन डिस्पाइट ऑल ऑड्स, विजेता हर कठिनपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद भी जीतता है, वो एक विजेता है। और आज आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं गारंटी देता हूं कि अगले 1 घंटा यदि आपने उनको सुन लिया तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जब ये लड़का, एक साधारण सा लड़का, एक गांव में रहने वाला लड़का जहाँ नाव से सवारी किया करता था कहीं जाने के लिए, और वो लड़का किस तरीके से नाव से उतर करके आज उन्होंने 2-2 कारें खरीदा, कई देश की, दर्जनों देश की यात्राएं किया, आज बहुत बढ़िया पैसा 60-70 लाख रुपया आज के रेट में वो बनाते हैं और अपने समाज के लिए, अपने रिश्ते के लिए एक उदाहरण बन गए हैं। और आज उनका पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि बेटा हो तो मेरे जैसा बेटा हो। तो इनका कहना है दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। तो मैं आप लोगों को के इजाजत से मैं उनका वार्म वेलकम करना चाहूंगा, एक जोरदार तालियों के साथ में उनको हम बुलाते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम our global black diamond director, none other than Mr. Shivendra Sharma. Please welcome sir. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दूंगा इस धरती पे लाने के लिए। दूसरा धन्यवाद दूंगा अपने माता पिताजी को, जिन्होंने इस धरती पे सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया। और सब उसके बाद तीसरा धन्यवाद मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर रंजन सर, हरिशंकर गुप्ता सर, संजय सिंह सर, और सबसे बड़ा धन्यवाद अपलाइन सीरीज की अगर बात करूं तो हमारे ग्रेट एंड ग्रेट महागुरु रवीश रस्तोगी सर को मैं दिल से नमन करता हूं, जिनके वजह से इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को मैं समझ पाया। बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। सर राजेश सर, आवाज क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। क्लियर है सर। तो दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार शर्मा और मैं आज इस मंच पे मुझे मौका मिला है। मेरी तो आवाज लड़खड़ा रही है क्योंकि बहुत सारे टॉप लीडर इस दर सामने मौजूद है। मैं फिर भी बोलने की कोशिश करता हूं और पूरे के पूरे बिहार में और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में
त्रिदेव को पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, मैं भी दिल से नमन करता हूँ। राजेश गुप्ता सर, अनूप गुप्ता सर और महागुरु रवि रस्तोगी सर को मैं दिल से नमन करता हूँ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है छोटा सा, जैसा कि राजेश सर ने आपको बताया, सांगी बोल के गांव है घोड़िया ब्लॉक के अंदर, वहां का मैं रहने वाला हूं और पिछले 6 साल से मैं मोदी केयर बिजनेस को सीख रहा हूं। और सीखते के क्रम में जो पिछला महीना था अप्रैल महीने में, इसमें एक लेवल, जैसा कि राजेश सर ने आपको बताया, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर का एक लेवल होता है, जिस लेवल को हमने अचीव किया। और इस अचीवमेंट का जो पूरा का पूरा श्रेय है हमारे सारे स्पॉन्सर और मोदी केयर मैनेजमेंट के जितने शीर्ष से लेकर के, सबसे पहला तो समीर मोदी सर को दिल से नमन, जिन्होंने हिंदुस्तान में लाखों लोगों को जिंदगी बदलने का एक सुनहरा अवसर मौका दिया। मोदी केयर मैनेजमेंट के टॉप के जो भी लोग बैठे हुए हैं, प्रशांत सर, राहुल शंकर सर, सुब्रतोकार सर और हमारे लवली एसएम, जिनके बिना तो बिल्कुल नहीं बिहार में सब कुछ सुना सुना लगता है, संतोष रौत्रे सर को भी मैं दिल से नमन करता हूँ। सभी सीएसओ को, सभी लाइफस्टाइल सेंटर को, सभी डीपी सेंटर को, सभी के सभी एमएससी को, सभी कुरियर सर्विस वाले को, पैकर्स को, ईच एंड एवरी जिनके सहयोग से आज मैं जीबीडी बना, उन सबको मेरा दिल से नमन है। और मेरे सारे के सारे क्रांतिकारी जो टीम है, उन सारे टीम को भी दिल से नमन, चुकी उनके बिना तो बिल्कुल ही संभव ही नहीं था। अगर वो विश्वास नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हमें आप नहीं सुन रहे होते। दोस्तों मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने बिजनेस की शुरुआत, जैसा कि राजेश सर ने कहा, बिल्कुल सुदूर इलाका है, देहात है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा कि राजेश सर ने बताया, मेरे फादर दंत चिकित्सक हैं और मेरे 2 भाई भी हैं, वो भी उसी प्रोफेशन में है। तो मेरा एक ही काम था इस इंडस्ट्री में। जब मैं आया था तो उससे पहले मेरा काम होता था कि मेरे फादर को मुझे बाइक पे बैठा करके ले जाना और शाम को फिर उनको क्लिनिक से लेके आना। और बिजी विदाउट वर्क मैं बहुत जबरदस्त था। जैसा कि एक एवरेज आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की जब प्लान और बिजनेस की बात किया जाता है तो सामने से वो यही बताता है कि भाई साहब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब समझने का। ऐसे ही मेरे पास भी टाइम नहीं था, मैं बिजी विदाउट वर्क था, मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बिजी था। तो मैंने भी मना किया। 2009 की बात है, इस इंडस्ट्री में पहली बार आने का मौका मिला था डायरेक्ट सेलिंग में। कोई एक्स कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, और वहां पे बड़ी जोश जुनून, बड़ा उम्मीद के साथ सपने दिखाए गए। पहली बार सपना देखने का मौका भी मिला डायरेक्ट सेलिंग में, कि जाग के भी सपना देखा जा सकता है, ये पता चला डायरेक्ट सेलिंग में। इससे पहले सिर्फ इतना पता था कि सपने हमेशा नींद में ही देखे जाते हैं। तो जागते हुए सपना देखने का मौका मिला, सपना देखा भी, उसके ऊपर काम भी किया, लेकिन सफलता का जो वहां संभावना थी वो बहुत कम थी। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, जो Goldhole.com कंपनियां हैं जिसमें बाइनरी प्लान होते हैं, जिसके मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जहां बढ़िया प्रोडक्ट नहीं होता है, वहां सफलता का संभावना बहुत कम होते हैं। और वहां सबसे ज्यादा सक्सेस मुझे लगता है वो लोग होते हैं जो झूठ बोलने के मास्टर होते हैं। और मेरे जैसा आदमी से सफलता वहां लेना मुश्किल हो रहा था। आखिरी हम लोग 2013 नवंबर 21 को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे मजबूत पिलर और सबसे पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, पेरेंट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया भी हम बोल सकते हैं, मोदी केयर को चुना, खोजा। और साथ में हमारे सारे स्पॉन्सर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने हमारे महागुरु हैं, सब लोगों का सहयोग था इस खोज में। और हम सब लोगों ने फिर से दोबारा से हिम्मत करके मोदी केयर की शुरुआत करी थी 21 नवंबर 2013 को। 2 महीना हमने काम नहीं किया था। जनवरी 2014 से काम करना शुरू किया, लेकिन आदत कुछ गंदी लगी हुई थी दोस्तों, जो पुरानी एक्स कंपनी में थी। उसी आदतों के हिसाब से यहाँ भी सफलता लेना चाह रहे थे। और ऐसे करते करते तकरीबन 3 साल बीत गए, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब 3 साल के बाद जो रियल सिस्टम है उसके ऊपर जब काम करना शुरू किए तो सारी चीजें बदली। मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मेरी जो लाइफ थी वो क्या थी, डायरेक्ट सेलिंग से पहले, डायरेक्ट सेलिंग के बाद, इस दोनों पे मैं 2 मिनट बताना चाहूंगा आपको। तो दोस्तों मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड का जो हाल चाल था, क्योंकि मेरे फादर किसी कॉलेज से या किसी बड़े यूनिवर्सिटी से पास आउट करके बीडीएस करके नहीं आए, वो ऐसे ही बस प्रैक्टिस करके कहीं बेहतर ढंग से सीखे और उसके बल पे उनकी क्लिनिक चल रही थी। और ये बात है, आज से बहुत पुरानी बात है। उस समय दांतों के डॉक्टर के नाम पे बहुत लोग जब वो स्टार्ट किए थे तो हंस भी रहे थे, बोले दांत का कौन सा डॉक्टर होता है अलग से, नाक का कान का डॉक्टर कौन सा होता है, एक तो होता है कि जनरल फिजिशियन होता है, बुखार सर्दी ठीक होता है, दांत का कौन सा डॉक्टर होता है। तो उस टाइम से वो प्रैक्टिस में थे
और इस प्रोफेशन में उस समय बहुत बड़ी संभावना नहीं थी, तो बहुत ज्यादा पैसा वो नहीं बनाया अपने लाइफ में उस समय। और घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हम 3 भाई हैं, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, और हम तीनों भाई का जो कपड़ा बनता था वो होली में बनता था, तो फिर दिवाली में बनेगा। साल में 1 या 2 बार मौका मिलता था कि कपड़ा नया मिलेगा। फूस का प्योर झोपड़ा था। हमारे यहाँ बांस का घर चलता था पहले, बहुत सारे लोग जानते होंगे, गांव के अंदर बांस का बत्ती का घर बनता था। वो घर था, कई बार उसमें चोरी हो जाती थी, आग लग जाते थे गांव के अंदर भी। कई बार हमारे घर में भी एक बार ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा चोरी हुआ, सब कुछ ले गया। तो ये लाइफ थी। मैंने वीडियोग्राफी का काम किया। मुझे समझ में आया, मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि गांव में लोग फोटो खिंचा रहे थे वो कैमरा वाला, रील वाला से। मैंने बोला मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ अलग करने का और मुझे बड़ा पैसा कमाने का बहुत बचपन से चाहता। सपने बड़े बड़े थे, पता नहीं था ये सपना कहाँ जाके पूरा होगा और किस रास्ते से पूरा होगा, इसका आइडिया नहीं था उस समय। लेकिन मैं जारी रखा अपने काम को, और कैमरा घिसने से लेके मेडिसिन का छोटा सा काउंटर खोला गांव के अंदर, अलमीरा एक खरीदा, उसमें दवाइयां रखी, इंजेक्शन भी देने का काम किया गांव के अंदर घूम घूम के। तो ये सब लाइफ में ऐसे छोटी मोटी बदलाव आती रही, चलता रहा ये सिलसिला। फिर टेलीफोन का टाइम आया, आपको पता होगा, WLL आया था गांव के अंदर, तो वो WLL का कनेक्शन भी लिया, टेलीफोन लिया। फिर उस टेलीफोन से लोगों को इनकमिंग आउटगोइंग के नाम पे कुछ पैसे मिलते थे, वो भी काम हमने किया, और पढ़ाई साथ में चल रही थी। उसके बाद इंटरमीडिएट जब मैं कर रहा था दोस्तों, तो मेरे घर पे कुछ ऐसे बड़े चैलेंज आए, ऐसे बड़े चैलेंज आए कि हम लोग कंप्लीटली तास नहस हो गए। कुछ लड़ाई मुकदमा की सिचुएशन घर में आ गई, और वो लंबा चल गया एक बहुत गलत लोगों के साथ। तो पारिवारिक जो माली हालत थी बहुत गड़बड़ हो गई। सिर्फ 3 महीना बचे थे, तो हम इंटरमीडिएट की तैयारी करने दरभंगा आए थे, और किसी तरह से फिर भी उस 3 महीना में हमने उसको कंप्लीट किया। बायोलॉजी से था, साइंस से। तो वहां से हम इंटरमीडिएट करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, लगातार हालत लड़खड़ाती जा रही थी फैमिली का, सब कुछ उल्टा चल रहा था। उसी बीच जो हमारा ड्यूटी बन गया, ये बन गया कि आप पिताजी को लेके जाना है और आना है, और यही इसी चीज को सीखना है, और सीख के मुझे सर्टिफिकेट भी दिलाया गया कोलकाता से, और इसी काम को करना है, ऐसा बोल के हमारी तैयारी चल रही थी। उसी दौरान मुझे इस इंडस्ट्री के लिए इनवाइट होता है, प्लान होता है, जैसे बताया जाता है, बड़े जोश में लोग बता रहे थे, लैपटॉप पे करोड़पति बनने का फार्मूला दिखाया जा रहा था। मुझे पहली बार लगा कि इससे आसान क्या हो सकता है, और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे जो ज्यादा शॉर्टकट ढूंढता है उसे नेटवर्क मार्केटिंग में लगता है बस यही रास्ता है, इसी टाइम पे मुझे करोड़पति बनना है, बस बन जाओ, और ये बढ़िया मौका है, इससे आसान कहाँ होगा। तो यही आसान सोच के मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। लेकिन मैं मेरी पहली कंपनी थी, मुझे पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है, बस अच्छा लगा था, और हिम्मत आई थी। सबसे अच्छी बात डायरेक्ट सेलिंग में कि कोई आदमी आपके साथ ये आपको आके बोलता है कि यस आप कर सकते हो और आप भी करोड़पति बन सकते हो। ये मौका पहले बार सुनने का मिला था जीवन में, क्योंकि जिस माहौल में था वहां सिर्फ यही सुनता था कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, ये बड़े लोगों का काम है, करोड़पति सिर्फ करोड़पति बन सकता है, पैसे से बनता है। तो ये सारी चीज सुन रहे थे पहली बार इस इंडस्ट्री में आने के बाद, ये सब सुने, अच्छा लगा, और मेहनत भी किया उसमें, काफी मेहनत किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब मोदी केयर की शुरुआत किया तो एक और ठप्पा लग गया मोहर गांव घर में। जब मैंने मोदी केयर के प्लान प्रेजेंटेशन को लेके अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने जानने वालों के बीच जाना शुरू किया दोस्तों, तो मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज था कि सारे लोगों का सवाल था कि ई कंपनी कब बंद होगा। एक तो भाग गया, अब दूसरा लेके आए हो, ये कब तक चलेगा, इसको बंद होने का डेट क्या है, फिर तीसरा लेके आओगे, फिर चौथा लेके आओगे। तो मैंने अपने अपलाइन माननीय महागुरु रवि रस्तोगी सर को फोन किया करता था, क्योंकि उनसे मेरा अटैचमेंट, हमारे स्पॉन्सर रंजन सर हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन रवि सर का पग पग पे सपोर्ट रहा, हर एंगल से सपोर्ट रहा। अगर कुछ पूछना भी होता था तो पता नहीं, मुझे लगता था कि वो मेरे भगवान है, मेरे माता पिताजी के समान है, मेरे बड़े भाई के समान है। तो हर पल पे अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं उनको हमेशा उनसे ही राय मशवरा लेके आगे बढ़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ। तो मैं उनको फोन किया कि सर लोग ये बोल रहे हैं, तो सर ने कहा तुम्हारे पास 2 मौका है, या तो तुम बोल बोल के पूरी जिंदगी लगा दो, ये चुप नहीं होंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि तुम काम करके प्रूफ कर दो, ये लोग ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे और इनको जवाब मिल जाएगा। तो दोनों में बेहतर जवाब देने का तरीका कौन है, तुम सोच लो। मैंने सोचा कि काम करके इनको जवाब दिया जा सकता है, तो हमने काम करने का तरीका ढूंढा। अब मेरे जो फैमिली वाले थे वो सारे लोग नेगेटिव थे। क्यों? क्योंकि एक एक्स कंपनी का भी ठप्पा लगा था, फैमिली की हालत ऐसे ही जर्जर थी।
और उसमें हम कुछ करके देंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, इसकी आशा उम्मीद के साथ सारे लोग घर में बैठे थे। लेकिन उनको क्या पता था कि हम बढ़िया करने के बजाय और खराब होते जा रहा है चीज, क्योंकि सफलता मिल नहीं रही थी। तो मोदी केयर में जब आया तो मोदी केयर में भी सब लोग निगेटिव थे और बिल्कुल करने को मना कर रहे थे। सारा फैमिली, पूरा ससुराल से लेके सब लोग बोल रहे थे कि ये पागल हो गया है और ये खत्म हो चुका है। सब मान चुका था कि इसके जिंदगी में अब कुछ नहीं होने वाला और ये कुछ नहीं कर सकता है, बेकार है ये, और इसकी बात तो सुनो ही मत, इसको देखो तो साइड हो जाओ, मोबाइल बंद कर लो, चेहरा ढक लो। सब कुछ लोगों ने किया। मुझे लगा जरूरी नहीं आपको एरिया बदलना। मेरे साथ ऐसा हुआ, चूंकि हर लोगों की सक्सेस की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है। मुझे लगा कि मेरे जानने वाले लोग यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा कि दरभंगा में मैं रह के कुछ दिन पढ़ाई किया था, वहां कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस के लिए। तो मैं दरभंगा आने का मिशन बनाया कि मैं दरभंगा में जाऊंगा और वहीं बिजनेस करूंगा। मैं जब दरभंगा आया तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी एंगल से प्रोफेशनल नहीं दिख रहा था। ना तो मेरे रंग रूप उतने अच्छे थे उस समय, ना कपड़े होते थे उस पे सही, और ना मेरे बोल चाल, ना मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं एक बिजनेसमैन की तरह दिखता। और लोग मुझे, मेरा प्रेजेंटेशन देखने से पहले ही मुझे बोलते थे कि माफ करो भाई, टाइम नहीं है, मैं बाद में मिलूंगा, आपको बाद में दिखा देना, ठीक है मैं समझ लूंगा। क्योंकि वो मैं इंप्रेशन नहीं बना पा रहा था लोगों पे, लेकिन मेरी खोज जारी थी, मेरी जिद जारी थी। मैं दरभंगा में जब आया तो कुछ दिन तक तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ रुका करता था, और दोस्त के यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं रुकता था कि उससे दोस्ती बहुत थी, दोस्तों के यहाँ सिर्फ इसलिए रुका करता था कि जेब में पैसे नहीं थे होटल में रहने के, जेब में पैसे नहीं थे होटल में खाने के, तो मैं दोस्तों के घर पे रुकता था। 2-4 बार ऐसा हुआ। 2-4 बार के बाद मैंने सोचा कि भाई ये कब तक चलेगा, क्योंकि हमें बिजनेस तो बार बार करने हैं, ये मेरे दोस्त हमें कब तक सपोर्ट देंगे, ऐसा कब तक चलेगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने सिस्टम बदला। हमने एक कमरा रेंट पे लिया, और कमरा जो रेंट पे लिया था वो माननीय शंकर गुप्ता जी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका जो नर्सिंग होम है उसके सबसे ऊपर फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे हमने एल्वेस्टर का एक कमरा लिया। 1400 रुपए में 2 कमरा अगर मिलेगा तो वो कितना खूबसूरत होगा, हम सभी समझ सकते हैं इसको। 2014 का वो दिन था। उस समय हम लोगों ने अगस्त या सितंबर में हमने दरभंगा में रहना शुरू किया, और दरभंगा में जब वो कमरा लिया तो उसमें कॉमन टॉयलेट थे जिसमें सारे मरीज और उसके सारे लोग जाते थे अटेंडेंट। तो उसमें मैं स्टेरिक्लिन का घोल बना के रोज जाता था। और दोस्तों मैं मेरे घर की हालत जो मेरे फादर के माध्यम से थी, मेरे भाई लोग भी पैसा बनाने लगे थे, तब तक मेरे घर की हालत लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन मेरी हालत ठीक नहीं थी। और मेरी हालत और भी बदतर होने का एक और कारण है कि मेरे फैमिली से जो मुझको सपोर्ट मिलने वाला था वो सारे सपोर्ट क्लोज कर दिए गए, और बोला कि इसको जो 100-200-500 रुपया देते हैं इसीलिए ये इतना उड़ता है, इसके सारे 1-1 रुपया देना इसको बंद करो, इसका हुक्का पानी बंद कर दो, देखते हैं कि मोदी केयर कैसे करता है। क्योंकि वो मेरा भला करना चाहते थे, वो मुझसे प्यार करते थे, वो इसलिए ये कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको मोदी केयर से चिढ़ थी। और मुझे लगता है कि हर माँ बाप, हर परिवार का मेंबर, हर वो आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार आता है तो उनके घर वाले इसलिए विरोध नहीं करते कि उनको उस कंपनी से, उस सिस्टम से चिढ़ होती है, उनको आपसे प्यार होता है, आपको वो बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको इस बिजनेस में आने से मना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, और वो इसीलिए मना कर रहे थे। मेरे मदर फादर या मेरे भाई मेरा बुरा नहीं चाह रहे थे, वो मेरे दुश्मन नहीं थे, वो सिर्फ रोक इसलिए रहे थे क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री की ताकत पता नहीं थी, इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं था। तो वो हर वो संभव प्रयास कर रहे थे कि मैं मोदी केयर को छोड़ के और मैं पुनः अपने प्रोफेशन में अपने फादर, अपने भाई के साथ लग जाऊं। लेकिन मेरी जिद थी, मैंने ठान लिया था कि मैं अब अगर जिंदा बचूंगा तो जीबीडी जाऊंगा, हजारों को जीबीडी लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं लौट के घर नहीं आऊंगा। इस जिद के साथ मैंने मोदी केयर में कदम रखा था, डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा था दोस्तों। तो उन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, और मैं करीब 1.5 साल 2 साल तक ऐसी लाइफ को मतलब क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज, कंप्लीट कंप्रोमाइज हर जगह महसूस किया दोस्तों। उतनी हालत मेरी फैमिली की हालत नहीं खराब थी जितने खराब हालत में हम दरभंगा में रह रहे थे, क्योंकि मेरा जिद था कि मुझे करना था बड़ा। तो हम दरभंगा शहर में उस घर के अंदर रहते थे, लेकिन मेरे अंदर एक विचार थी जो मुझे इस बिजनेस में जीत दिलाई। मैंने 2 काम इस बिजनेस में कंटिन्यू किया। पहला काम हमने किया था कि हमने कमिटमेंट किया, और ये हमने रवि सर से सीखा था कि चैलेंज परिस्थिति जो भी हो, हम अपनी शेड्यूल को कभी भी कैंसिल नहीं किए, एक दिन के लिए भी। मेरे आज तक के करियर में याद नहीं है
पिछले 6 साल मोदी केयर में हो गए, 3 साल किसी एक्स कंपनी हुए, 9 साल का करियर में मैंने एक गलती कभी नहीं करी। इस बिजनेस में जो ज्यादातर लोग करते हैं कि अब जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई परिस्थितियां आती है, तो वो कुल मिला करके अपने शेड्यूल को कैंसिल कर देते हैं, रुक जाते हैं, हम जाते हैं, फिर से दोबारा स्टार्टअप लेते हैं। लेकिन मैंने ये गलती नहीं किया था। मुझे लगता है एक ये भी मेरा कारण हो सकता है मेरे सफलता का। तो मैंने रुका नहीं, मैं निरंतर, मैं उस एल्वेस्टर के कमरे में दिन में भी नहीं बैठ सकता था, रात में भी नहीं बैठ सकता था, वो इतना गर्मी देता था। दिन में भी मैं नीचे बैठता था, सिंगल जो बेड होता हॉस्पिटल का, वो बेड था, उसपे एक गदली होता है, गांव के अंदर चलता है, बहुत सारे लोग गांव से हैं इस मीटिंग में, मुझे लगता है समझ रहे होंगे। तो मैं कपड़ों का बना हुआ, साड़ियों का बना हुआ एक गदली था, जो गदली लेकर के मैं आया था, उसपे 60 रुपए का बेडशीट खरीदा था, 100 रुपए का 2 तकिया खरीदा था जो ट्रक के ऊपर बिकता है, और आज भी वो तकिया मौजूद है। वो बेड पे मेरा ड्राइवर सोता है, और मैं उसको इसलिए बचा के रखा हूं कि मुझे अपनी औकात का याद दिलाता है वो, कि मैं कहाँ था और कहाँ से उठ के चीजें क्या हुई है मेरे लाइफ में। तो ऐसे लाइफ चल रही थी, लेकिन हर प्रेजेंटेशन, हर प्लान के बाद मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आती थी जब रिजल्ट नहीं आता था, तो जो कॉमन समस्या है मार्केट का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां से आता था तो हिम्मत टूटती जाती थी शाम होते होते, लेकिन रात में सोने के बाद फिर रिफ्रेश होता था, सवेरे परमात्मा का नाम फिर लेता था, फिर से तैयार होता था, फिर से कपड़े टाइट करता था, फिर से जूते पहन के, चश्मा डाल के, हेलमेट डाल के, और अपनी खटखटाती हुई राजदूत बाइक, जो मेरे भाई के शादी में मिला हुआ था, वो भी परचेज किया हुआ नहीं था, उस बाइक से मैं निकल पड़ता था मिशन पे। और मैं एक ही बात बोलता था अपने आप को कि मैं समीर मोदी हूँ और मोदी केयर मेरी कंपनी है। मैं इस विचार से स्टार्ट किया था चीजों को, और मैं निरंतर नए जोश के साथ हर दिन, सर मुझे को होस्ट से हटा दिया जाए प्लीज, मुझे को होस्ट से हटा दीजिए सर। ओके। तो जैसा कि मैं बता रहा था, मैं नए जोश, नए जुनून के साथ, सर ये स्क्रीन पे आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। फिरोज जी, फिरोज जी। हाँ सर, कर दिया है अभी हमने डिसेबल कर दिया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वेलकम। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मेरी सफर चलती रही है ऐसे, और मैं जाता रहा निरंतर। हर पूरे बिहार में एक भी टीपी सेंटर पटना के अलावे नहीं था मेरे नॉलेज में। मैं करीब 1 साल काम किया तो मुझे पता चला कि बरौनी में भी टीपी सेंटर है, यानी एमएससी है। तो दोनों ही मेरे लिए बराबर दूरी पे था। मेरे घर से 200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली में बरौनी भी है, और कंप्लीट 216 किलोमीटर पटना है, जहां से मैं इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहा था। अपनी खुद की मीटिंग लेना तो मुश्किल था, क्योंकि मीटिंग आता ही नहीं था, कैसे करना है, प्रोडक्ट के कोई डेमो नहीं आते थे। एक एग्रीकल्चर का जो एक्टिविटी गोल्ड था, बड़ी आसानी से समझ में आ गई। और अच्छी बात थी कि किसानों के बीच में जाके करना बहुत आसान था, क्योंकि किसान गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, और मैं समझता था कि स्मार्ट और पढ़े लिखे और अच्छे लोग तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा चीज नहीं था जो उनको अटैक करता। तो किसान बड़े आराम से समझ पाते थे, और मैं किसानों को समझा करके जो मेरा पेट्रोल का खर्चा था, बाइक का, मेरे रहने का खर्चा था, वो मैं एक्टिविटी गोल्ड के प्रोडक्ट से निकालना शुरू किया। निरंतरता ये सफर चलता रहा। मैं जैसा कि बता रहा था, उस कमरे में मैं जब रह रहा था, तो उसी में हॉस्पिटल जो नर्सिंग होम थी, उसके एक डॉक्टर साहब हैं शंकर गुप्ता, जो आज लगभग फुल टाइम मोदी केयर में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो हमें सुन भी रहे हैं इस वक्त, उनकी पूरी टीम सुन रही है। और पिछले महीना वो शख्स प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर भी बन गए, क्योंकि वो जब मोदी केयर में आए थे तो उन्होंने यूजर बन के आना शुरू पसंद किया था, और लगातार 2.5-3 साल तक वो यूजर थे। उनको मैं कितना भी मोटिवेट कर रहा था, वो मोटिवेट नहीं हुए। लेकिन जब मेरी सफलता दोस्तों उनको मोटिवेट किया, तो वो आज ऐसा मोटिवेट हो गए हैं कि अब वो इस बिजनेस को नंबर 1 पे रख रहे हैं, और अपने नर्सिंग होम और अपने मेडिकल प्रोफेशन को नंबर 2 पे रख दिए हैं। ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक समय के बाद चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। तो हमने शुरुआत किया, काफी स्ट्रगल थी, हर तरफ स्ट्रगल था, कोई सपोर्ट नहीं था, अपलाइन का सपोर्ट के अलावे कोई सपोर्ट नहीं था। कंपनी के अंदर भी कोई ऐसा माहौल नहीं था कि कहीं मीटिंग ट्रेनिंग चल रही थी। पटना में मीटिंग होती थी, जो ऑफिस था कंकरबाग में, उस ऑफिस के अंदर एक छोटा सा हॉल था 20-30 लोगों का, उसमें मीटिंग होती थी महीना में। कभी कभी मैं जा पाता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बस से ट्रेवल करके खुद जाऊं, लोगों को ले जाना तो और भी मुश्किल काम था मेरे लिए। तो ऐसे सिचुएशन में चीजों को नहीं छोड़ा। ये मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर ने हमें उस समय
इसको समझने की ताकत दिया, इस बिजनेस की ताकत को समझ पाया मैं, और लगातार लगा रहा, और मैं अपने सपने पे धूल नहीं जमने दिया, कभी भी उस पे भाप नहीं आने दिया, सपनों को लगातार देखता रहा, और फाइनली वो सपना आज मेरे सामने हाजिर है। तो मैं जिस दरभंगा की कहानी बता रहा था, आज भी मैं दरभंगा से ही लाइव हूँ। मैं भी फिलहाल गांव पे नहीं हूँ, मैं गांव से आ गया था कल शाम को यहाँ, और मैं दरभंगा में शिफ्ट हुआ अपने वाइफ को लेकर के। मेरे हिसाब से 1.5 साल हुआ होगा। 1.5 साल पहले मैं दरभंगा शिफ्ट हुआ था, तो मेरी वाइफ बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये गांव से गदली लेके गए थे और जैसे तैसे वहां रह रहे थे, तो पता नहीं अभी कमरा चेंज किए हैं तो क्या हालात रही होगी। तो मैंने अपने वाइफ को बताया था कि आप टेंशन मत लो। वो मुझे फोन की कि शिफ्ट होना है तो घर में जो हमारी शादियों में सामान मिली है, चलो घर के सामान नहीं ले सकते हैं, फादर के कोई लाए गए सामान नहीं ला सकते हैं दरभंगा, लेकिन जो मेरी शादियों में मिली थी दहेज में, वो तो हम लेके आ सकते हैं, बर्तन वगैरह ये सारा। हमने कहा नहीं, कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं दरभंगा में आया था तो मैं मोदी केयर का कंसल्टेंट था, और आप दरभंगा आ रही हो तो आप समझ लो कि आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन के दरभंगा आने वाली हो, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपके बच्चे क्राउन डायमंड डायरेक्टर के बच्चे बन के दरभंगा आ रहे हैं। तो उस समय की हालात और इस समय की हालात, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। क्या करोगे तुम आखिर, क्या करोगे तुम आखिर, मोदी केयर अपने बच्चों के बाद में बता के थोड़ी देर पछताओगे और भूल जाओगे। आपने गाना सुना ही होगा। तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, और हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। मैंने अपने वाइफ को बताया, बोला कुछ लेके नहीं आना है। और दोस्तों मैं जिस माहौल में था, जिस बैकग्राउंड से था, मैं यही जानता था कि अगर फ्रिज होली में लिया है तो अगले धनतेरस में टीवी लेंगे, उसके अगले धनतेरस में गोदरेज लेंगे, उसके अगले धनतेरस में गैस सिलेंडर का चूल्हा खरीदेंगे। ऐसे चीजें चलती है। पलंग उसके बाद लेंगे, हो सकता है शादी में ले लेंगे, तब तक चौकी पे ही काम चला लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, इस कमरे में सिंगल डेट में मैंने 4.5 लाख रुपए की मार्केटिंग करी थी, सिर्फ घर के अंदर का सामान के लिए, और एक दिन में अप टू डेट कर दिया था घर के अंदर। दूसरा दिन हमने मार्केटिंग नहीं किया। ये मोदी केयर सिस्टम और आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार के चलते ऐसा हो पाया। तो चीजें बदलती रही। इस शहर में, जिस शहर में मैं आया, तो आने के बाद मेरे पास 1400 रुपया का कमरा था। मैं आज तो एक बढ़िया फ्लाइट में हूँ ही, लेकिन मैं बढ़िया फ्लाइट में हूँ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इस शहर में कमरा बढ़िया नहीं ले सकता था, लेकिन इसी शहर में जो यहाँ जो दरभंगा जानते होंगे उनको पता होगा, यहाँ ओमा सिनेमा हॉल है, और उसके जस्ट पीछे में मिसर टोला एक मोहल्ला है, जो दरभंगा का वन ऑफ द बेस्ट और सबसे महंगा जगह है। 60 लाख रुपीज का पर कट्ठा के हिसाब से वहां पे जमीन हमने परचेज किया है अभी, और उस जमीन में अभी कंस्ट्रक्शन भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। लॉकडाउन नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता, और वहां मेरा सपनों का एक खूबसूरत घर बनेगा। मैं आप सबको जरूर इनवाइट करूंगा, आप सबका आशीर्वाद मुझे जरूर चाहिए। तो ये वही शख्स है जो अपनी कहानी आपको बता रहा है। क्योंकि मुझे कभी कभी खुद भी लगता है कि लव यू मोदी केयर, अगर मोदी केयर नहीं होता तो मैं आज कहाँ होता जीवन में। जो राजदूत की फटफटाती हुई बाइक से सफर शुरुआत किया था, पहली गाड़ी हमने ग्लैमर लिया 15,000 रुपये दे करके, और बाकी फाइनेंस करवाया था। दूसरी गाड़ी हुंडई का कार लिया था, छोटी गाड़ी थी। और तीसरी गाड़ी जिससे मैं अभी घूम रहा हूँ वो इको स्पोर्ट है, टाइटेनियम फोर्ड का। तो ये सब कुछ हुआ। दर्जनों, जैसा कि राजेश सर ने कहा, इस इंडस्ट्री से मैंने दर्जनों विदेश यात्रा किया। अगर मोदी केयर से भी बात करें तो 7-8 कंट्री का मैंने विदेश यात्रा किया। और ये चीजें लगातार पिछले 6 साल में, करीब 3 साल से जो लाइफ है वो सच में अगर देखा जाए तो एक सेलिब्रिटी की जिंदगी है। हिंदुस्तान के अंदर में टॉप का जितने 5 स्टार होटल है, कोई होटल लगभग नहीं बीता जिसमें रात नहीं बिताया हूँ फैमिली और बच्चों के साथ। हवाई यात्राएं की अगर बात करूं तो मेरे पूरे खानदान में, पूरे परिवार में पटना से आगे कोई नहीं देखा आज तक। मैक्सिमम पटना गए हैं, वो भी फैमिली के सारे मेंबर नहीं गए दोस्तों। मैं हिंदुस्तान का मैक्सिमम शहर घूम चुका हूं, और मैं आज जो हवाई यात्रा है उसको इस तरीके से करता हूं। जब मैं ऑटो की यात्रा किया करता था, और ऑटो की यात्रा करने के बाद जैसी फीलिंग थी वैसी ही फीलिंग आज हवाई यात्रा में आती है। थोड़ा भी नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है या कुछ भी, पैसा की याद ही नहीं आती है। मैं जब बाइक में पेट्रोल 3 बार चेक करता था, मेरे साथ ऐसा करीब दर्जनों बार हुआ होगा दोस्तों
जब मैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए चलता था तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी एक बहुत अच्छी आदत बोल सकते हैं आप, कि मैंने कभी शेड्यूल कैंसिल नहीं किया परिस्थितियों की वजह से। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं फील्ड में निकल जाता था और गाड़ी में तेल नहीं होता था, इधर से चला तो जाता था, उधर से आने का तेल नहीं होता था, ये मुझे पहले से पता होता था, लेकिन फिर भी मैं भरोसा करके थैंक्स गॉड मैं निकल जाता था और रास्ते में ही पैसा का जुगाड़ होता था और मैं उधर से फिर रिटर्न आता था। आज मैं अपने कार में, आपको बिलीव हो नहीं हो, मैं अपने कार में पहले वाली में भी और इसमें, पहले वाले में भी थोड़ा सा पता भी करता था कि तेल का एवरेज क्या दे रहा है, लेकिन मैं अभी इको स्पोर्ट में कभी भी ये पता नहीं किया। और मैं जब भी गया हूँ पंप पे तो मेरी गाड़ी का सिर्फ टंकी फुल हुआ है, मैंने 200 500 1000 रुपए का तेल कभी नहीं डलवाया। और मुझे जब लोग पूछते हैं कि कितने का एवरेज देती है गाड़ी, तो मैं बोलता हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि एवरेज चेक करने की हालत तो 3 साल पहले ठीक हो चुकी थी। तो अब एवरेज नहीं चेक करता हूँ गाड़ियों की, कभी भी किसी भी तरीके का कहीं भी एवरेज नहीं चेक करता हूँ। किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वहां भी एवरेज नहीं चेक करता हूँ खाने पीने का। किसी कपड़े शोरूम में जाता हूँ, ज्वेलरी शोरूम में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मैं जब मोदी केयर में था, मेरे साथ ऐसा भी वो दिन आया था कि मैं अपने वाइफ का कुछ गहना भी बेच दिया था दोस्तों, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। मेरे हाथ में अंगूठी था, वो मैंने बेच डाला था। आज मैं 1 महीने के पे आउट में अपने ऊपर अंगूठी, चैन, दुनिया का जितना ज्वेलरी होता है सारे अंगुली में मैं डायमंड की ज्वेलरी डाल सकता हूँ। लेकिन मुझे ज्वेलरी का ख्वाब नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपने वाइफ से कमिटमेंट किया था कि मैं आपका सोना बेच रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपको डायमंड लाके दूंगा। और मैं अपने वाइफ को बहुत सारा जो है गोल्ड तो लाके दिया ही दिया, काफी सारे ज्वेलरी आज उनके पास है, अप टू डेट, पैर से लेके सर तक जितनी ज्वेलरी एक लेडीज को चाहिए सब है। मैं दुबई से उनको बहुत सारा डायमंड का भी आइटम लाके दिया, वो काफी खुश हुई। और मैं वो उस समय बोलती करती थी कि देखिए वो वाली भाभी बड़ी वाली खरीदी है ये ज्वेलरी, वो हमको फोन की थी कि अभी ये वाला खरीदे हैं, ये वाला नया स्टाइल वाला आया है। और मेरे उस समय सिचुएशंस अच्छे नहीं थे, तो मैं बोलता था कि ये मत देखो, आप अभी स्ट्रगल में हो और मिशन पे हो, इसीलिए अभी वो सब नहीं देखना है। जब आप खरीदोगे तो शायद आप इस बात की फीलिंग लोगे, उस समय वो चीज किसी के पास नहीं होगा। और आज मेरे घर में सच में डायमंड किसी के पास नहीं है, मेरे वाइफ के पास है सिर्फ ओनली। तो ये सारी चीजें हुई लाइफ में, ये मोदी केयर का बिजनेस सिस्टम की ताकत, अपलाइन का सपोर्ट, डाउनलाइन के प्यार के चलते ये सारी चीजें होती गई। मंथली इनकम की अगर मैं बात करूं तो राजेश सर ने आपको बता दिया, 60 से 70 लाख रुपए को आप डिवाइड कर दो 12 से, आपको एवरेज पता चल जाएगा कि महीने की इनकम क्या है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सब जो बदलाव आया था वो 3 साल बहुत बढ़िया बदलाव नहीं आया था। उसके कुछ कारण तो थे, मोदी केयर का जो डीपी सेंटर और प्रोडक्ट का रेंज नहीं होना, हर जगह मीटिंग ट्रेनिंग का माहौल नहीं होना, एक तो ये भी रीजन था। और दूसरा रीजन था कि मेरे दिमाग में कचरा भरा होना। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दिन हम तैयार हो गए, हमारे बिजनेस में, हमारे जिंदगी में दोनों ही जगह बदलाव शुरुआत हो जाती है। तो हमारे बिजनेस, हमारी जिंदगी में 3 साल पहले बदलाव इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं अपने आदतों से मजबूर था। और 3 साल बाद मेरी जिंदगी में इसलिए बदलाव आने शुरू हो गई तेजी से, क्योंकि मैं अपने आदतों से मजबूत हो गया। तो आदतों से मजबूर था, अपलाइन पैसा देंगे, बहुत सारे जगहों पे ऐसी चीजें होती थी जहां कैलकुलेशन में फंस जाते थे। अगर मीटिंग में टिकट आनी है, अगर टिकट 100 लेना है तो 50 अपलाइन दे देते तो बड़ा मजा आता। ये विचार चल रहा था। अगर कहीं पे मीटिंग इवेंट हो रहा है, 20,000 रुपए का एक्सपेंस आ रहा है, तो इसमें 15,000 अपलाइन दे देते तो बड़ा मजा आता। अगर साथ में अपलाइन है, पेट्रोल अपलाइन डलवा देते बाइक में, होटल में अपलाइन खाना खिला देते। ऐसी कई सारे जगह पे कंप्रोमाइज करने का विचार दिमाग में आते रहता था। और जब जब तक ये विचार दिमाग में आ रहा था, सफलता नहीं मिल रही थी दोस्तों। जब ये इन विचारों को बदला तो समीर सर का जो डायलॉग है बड़ा पॉपुलर है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। वो 3 लाइन का जो पंच है, सोच बदलो, खुद को बदलो और फिर दुनिया बदलो। दोस्तों बिल्कुल सही है। ये सोच बदलना एक बहुत छोटा सा शब्द है, सुनने में और देखने में लगता है लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत भारी शब्द है। इस पे जिसने काम कर लिया प्रैक्टिकली, उनके जिंदगी में सच में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। तो जब वो 3 साल, चूंकि आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप ऐसी गलती अगर कर रहे हैं, ऐसे विचारों से अगर ग्रसित है, आप अगर ऐसी किसी भी कैलकुलेशन में फंसे हुए, अपलाइन और मोदी केयर मैनेजमेंट के सिस्टम के साथ कहीं भी अगर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप भी 6 साल नहीं, हो सकता है 8 साल में जीबीटी जाएंगे। अगर आपको 3 साल और 2 साल में अनूप गुप्ता सर की तरह
राजेश गुप्ता सर की तरह, बाकी लोगों की तरह अगर आपको सफलता हासिल करनी है तेजी से, तो आप मजबूत हो जाइए। मजबूत वाला सोच छोड़ दीजिए पीछे, क्योंकि सोच पे पूरा का पूरा लाइफ का बुनियाद होता है, जीवन होता है, और सोच से ही सफलता मिलती है और सोच से ही असफलता मिलती है जीवन में। तो वहां जो चीजें थी वो 3 साल पहले वो सब आदत भी थी, साथ में स्ट्रगल तो था ही, स्ट्रगल के साथ साथ आदतें थी। और सबसे बड़ा टफ सिचुएशन था कि मैं पॉजिटिव सोच नहीं पा रहा था, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा था। सिर्फ सपना जब देखता था, सपने की याद जब आती थी, तो मैं उत्सुक हो जाता था, उत्साहित होता था। ये मैं 3 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, इस 3 साल की नहीं बता रहा हूँ। इस 3 साल से तो कंप्लीट खुश है, लगातार खुश है और जीवन भर खुश रहेंगे, क्योंकि खुश का जो खून है वो रगों में दौड़ने लगा है, खुशी का खून। खुशी का विचार अपने अंदर रोम रोम में बस रहा है, तो अब तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते, परिस्थिति चाहे जैसी भी आ जाए। दोस्तों, मैं जब क्राउन का टारगेट किया था मीटिंग के अंदर, अपने ग्रुप में कई जगह बोल दिया था कि मैं नवंबर में क्राउन जाऊंगा। उसी नवंबर महीने में 8 तारीख को, आपको पता होगा, या 9 तारीख का दिन था, शायद याद नहीं हमें, नरेंद्र मोदी जी ने बताया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि मेरे प्यारे देशवासियों, आज के बाद 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस महीने मेरे लिए, क्योंकि मैं कई मीटिंग में बोल चुका था कि मैं इस महीना क्राउन बनने वाला हूं, मैं क्राउन जा रहा हूं, मैं क्राउन बन रहा हूं। लोगों के फोन आने शुरू हो गए। जब सिचुएशन बिगड़ा, एटीएम में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, फील्ड में जो पैसे हैं वो जाकर के लोग बैंक में उल्टे जमा कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब चल रही थी, तो मैं देखा कि मेरे टीम से फोन आ रहा है कि सर कैसे होगा, बिजनेस तो एकदम नीचे चला जाएगा, पैसा निकल नहीं रहा है। मैंने कहा इसी महीने सबसे बड़ा होगा, इसी महीने बढ़िया होगा। बस हम सब लोगों को अपनी एक्सीलेटर बढ़ाए रखनी है, एक्सीलेटर चाप के रखना है, एक्शन को डबल कर देना है। परिस्थिति जब विपरीत आए, वहीं से कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा चीज होके निकलता है दोस्तों। तो इसको मैं मानता था पहले से भी जीवन में, और इसी फार्मूले पे मैंने काम करना शुरू किया। तो उस महीना मेरा क्राउन का भी लेवल हो गया। फिर मैं आरबीडी बना बड़ा स्मूथली। जीबीडी बनने के लिए भी मैं पिछले 3-4 महीना से हर मीटिंग में बोला करता था कि अप्रैल में एक इवेंट कराऊंगा। और ये इवेंट कराने का जो विचार आया था 1 मई 2015 को, जब हम दिल्ली गए थे, समीर मोदी सर को हमने पहली बार सामने से सुना था, जब आजादी प्लान की शुरुआत हो रही थी 1 मई 2015। तो मेरे अंदर एक विचार आया, पता नहीं सब परमात्मा करवाते हैं, ईश्वर का सब देन होता है, ऐसी सोच भी उन्हीं का देन होता है। वहां पे मेरे अंदर एक विचार आया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी केयर के हाईएस्ट टॉप टाइटल पे मैं जाऊंगा, मैं जीबीडी बनूंगा, और मैं इतना बिजनेस करूंगा, इतना बिजनेस करूंगा, इतनी सफलता लाऊंगा, अपने टीम में इतने लोगों को सक्सेस दिलाऊंगा कि एक दिन समीर मोदी सर को आशीर्वाद देने के लिए दरभंगा आना पड़ेगा। और दरभंगा में स्टेडियम में हजारों लोग होंगे, और उस हजारों लोगों के बीच मुझे सम्मानित किया जाएगा। ये सपना मैंने 1 मई 2015 को इस आजादी प्लान को देखते ही देखा था, और ये सपना लेकर के मैं काम करना शुरू किया था दोस्तों। जब मैं आया तो नजदीक आ गई चीजें, तो 3-4 महीना से, जैसा मैं बता रहा था कि मैं यही बोल रहा था कि जीबीडी जाऊंगा अप्रैल में, और 17 अप्रैल का फाइनली जीबीडी जाने का डेट मैंने 16 अप्रैल को रखा था, और 17 अप्रैल को समीर मोदी सर का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमको ब्रांड न्यू जीबीडी बन के मंच पे पहुंचना था, ट्रॉफी उनसे लेना था, सम्मानित होना था। ये मेरा ड्रीम था। मुझे नहीं पता कि क्या होना था, क्या हो गया, और होते होते लॉकडाउन हुआ, और पूरा का पूरा जो फंक्शन था वो अप्रूवल हो चुका था, मैनेजमेंट के लोग आ चुके थे, हमने डीएम वगैरह से हर जगह से उसका अप्रूवल ले चुका था, यूनिवर्सिटी ग्राउंड बुक हो चुकी थी, लेकिन ये प्रोग्राम हो नहीं सका। लेकिन मुझे मेरा वादा, मेरा कमिटमेंट याद था। मुझे पता था कि अगर मैं जीबीडी नहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर आप तो अप्रैल में जीबीडी जाने वाले थे, आपका क्या हुआ। और जैसे ही ये हुआ, नरेंद्र मोदी सर का जो ये लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन होते ही मुझे अपनी बात वो क्राउन वाली याद आ गई, और मैं एक्सीलेटर बढ़ा दिया, मैंने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी, मैंने काम करने का रफ्तार दे दिया, और मैं कहा यस, अब तो लग रहा है जीबीडी पक्का जाएंगे। पहले तो कुछ डाउट भी था, लेकिन ये लॉकडाउन प्रूफ कर रहा है कि हम जीबीडी जाएंगे, और हमने गति बढ़ाई। और दोस्तों, फाइनल वो दिन आया, ठीक 16 तारीख को, 16 अप्रैल को हमने जीबीडी लॉक किया था। भले ही आप लोगों को मैसेज बाद में इसलिए मिला क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था, सिस्टम में, इसलिए आपको मैसेज 2-3-4 दिन बाद मिला था। लेकिन मेरी जीबीडी का टोटल फाइनल अचीवमेंट 16 अप्रैल को ऑलरेडी हो चुका था, और समीर मोदी सर के वादे के हिसाब से मैं तैयार था उनसे आशीर्वाद लेने के लिए।
तो कमिटमेंट और सपने अगर बड़े हो जीवन में तो इंसान लगातार अगर प्रयास करेगा तो हमें लगता है कि धरती पे ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो मुश्किल है और जो नहीं हो सकता है। दोस्तों, नए लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है कि मोदी केयर चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। एक बार मोदी केयर में आइए और इतनी हसीन जिंदगी हो जाएगी, इतना खूबसूरत लाइफ हो जाएगा। आज जिस लड़के को मोहल्ला में कोई नहीं जानता था, और जानना तो छोड़िए, जब कोई बात होती थी गांव के और परिवार के बीच में, अगर कोई गलती से बोल देता था कि जरा इनसे भी पूछ लो, तो लोग बोलते थे इससे क्या पूछेंगे, ये किस काम का है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मेरे समाज में, मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में 24 घंटा का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन शिवेंद्र शर्मा का चर्चा किसी न किसी रूप में हर परिवार में एक बार नहीं होता है। ये लाइफ मोदी केयर ने दे दिया। और आज गांव के अंदर मोदी केयर के सिस्टम को तो आप छोड़ दो, मोदी केयर के सिस्टम के बाहर भी कोई चीजें होती है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सच्चाई बताता हूं, लेकिन मुझे हर उस चीज में फोन किया जाता है, पूछा जाता है और बोलता है कि एक बार उनसे मशवरा ले लो। तो ये बदलाव मोदी केयर देती है दोस्तों। जिसे बोला जाता था कि इससे क्या पूछेंगे, कुछ दिन बोला जाता था कि ये लड़का पागल हो गया है, अब बोलता है कि लड़का कितना को पगला दिया है। तो ये बदलाव आ सकती है। इस बदलाव के लिए आप खुद को सिर्फ तैयार हो जाइए, और अगर आप खुद को तैयार हो गए तो पूरी धरती पे पूरा कायनात आपको ऑटोमेटिक, राजेश सर जैसा बताते रहते हैं कि कायनात भी साथ देने लगती है। रियलिटी में आपको कायनात साथ देने लगेगा। हमें दिया, हजारों ऐसे हिंदुस्तान में आज लोग हैं जिन्होंने मोदी केयर सिस्टम के साथ जुड़ा। और मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि ये लॉकडाउन तो अप्रैल में हुआ है, लेकिन मेरे साथ कुछ चैलेंजेस, मैं जो इनकम ले रहा हूं, मैं जो लाइफ जी रहा हूं, मैं लाइफ के बारे में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप ये लाइफ नहीं जी सकते हैं। ये पैसा ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये लाइफ आप नहीं महसूस कर सकते हैं। 5 फरवरी 2020 को मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना था। मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूं कि मोदी केयर में जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ हो जाती है और आप जीवन को कैसे जीना शुरू करते हैं, इसको महसूस करना। दोस्तों, 5 फरवरी को जैसा मैंने बताया कि अरुणाचल जाना था, किसी कारण बस मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरे ससुर जी उस दिन एक्सपायर कर गए और मैं ससुराल चला गया था। मैं 5 से लेकर 7 तक वहीं था, 7 को आया, फिर दरभंगा रिटर्न, और 14 तारीख तक मैं लगातार घर में था, कहीं नहीं गया। कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड पेपर रेडी करके सीए को देना था, वो मैंने देने का काम किया। और उसके बाद 14 तारीख को मैं वहां गया फिर से दोबारा उनके श्राद्ध कर्म में। 15, 16, 17 को मैं वहां से दिल्ली निकल गया, फ्लाइट थी मेरी। 18 को जो है शादी अटेंड किया मामा जी के लड़का का। 19 को पहली मीटिंग किया फरवरी में, पूरी फरवरी में 19 तारीख को पहला मीटिंग किया था, और दूसरी मीटिंग 20 को चंडीगढ़ में किया था। 22 को लौटा था, 23 को बिहार आया था, और 24 को तीसरी मीटिंग फरवरी में किया था दरभंगा में। पूरी महीना में 3 मीटिंग किया था। अगर रुपये में टर्नओवर की बात करें तो फरवरी का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का था। बिजनेस वॉल्यूम 70 लाख के आसपास था। अगर हम बात करें मार्च की, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 10 तारीख तक होली का असर था। 10-11 तारीख तक हमने सिर्फ एक ही काम किया था, हर टीम में जाके रंग खेले, गुलाल लगाए, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाई, सेल्फी मारे, डांस किए, गानाएं बजी, और वहां से आकर के जैसे ही होली से हम लोग फ्री होने वाले थे तो फिर से नरेंद्र मोदी जी का, मेरे प्यारे देशवासियों का अनाउंसमेंट हो गया कि अब लॉकडाउन जारी है। तो दिल्ली में मेरी एक सेमिनार होने वाली थी मार्च के महीने में, और वो सेमिनार केजरीवाल सरकार ने कह दिया कि कोई फंक्शन यहाँ नहीं होगा, हॉल वगैरह से शंखनाद वहां होने वाला था, हम और आदित्य केसरी सर करने वाले थे। वो प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ गुवाहाटी, असम, अरुणाचल, उधर इस टाइप का माहौल अभी नहीं है। लेकिन मैं वहां जाते ही वहां भी माहौल ऐसा ही कुछ था, तो मैं वहां से लौट गया। सिर्फ एक मीटिंग होटल में पूरे मार्च में 5-6 लोगों का मैं एक मीटिंग किया हूँ, लेकिन फिर भी मार्च महीने का भी टर्नओवर लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर रहा दोस्तों। और अप्रैल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप भी, हम भी, और पूरा हिंदुस्तान कहीं नहीं गया है, अपने घर में कंप्लीट पैक है पूरी अप्रैल। और अप्रैल में मैं आपके सामने ब्रांड न्यू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन के हाजिर हूँ। मुझे एक चीज, ये पैसा जो मैं बता रहा हूँ, ये अचीवमेंट बता रहा हूँ, हो सकता है ये बाहर के बाजार में भी हो,
लेकिन मेरा ओपन चैलेंज है कि वहां 3 चीज जरूर चेक करिए। पहला चीज वो चेक करिए दोस्तों कि वो आदमी ये पैसा जो बना रहा है 5-10 लाख रुपए महीने का, ये आदमी रुपया कितना लगाया हुआ है, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। दूसरा चीज आप वहां चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये वक्त कितना दे रहा है, पिछले कितने वर्षों से यहाँ लगा हुआ है। आपको पता चलेगा कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, किन्हीं का दादाजी स्टार्ट किए थे, किन्हीं का पिताजी स्टार्ट किए थे, और पूरा 2-3 जनरेशन खप गया है, तब जाकर के आज 2 लाख 5 लाख 10 लाख की महीने की इनकम वो वहां पे ले रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां चेक करिए कि क्या ये बिना काम पे गए हुए इन बंदा का, इस इंसान का इनकम लगातार आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं अगर देखा जाए तो मैं फरवरी से लेके और मैं जो भी किया हूं इधर मोबाइल, मेरी मैक्सिमम टीम देहात में है, गांव के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वहां मोबाइल में टावर नहीं है लोगों का, गांव के अंदर लोगों को जूम ऐप डाउनलोड नहीं करने आ रहा है, जूम का सिस्टम लोग नहीं समझ रहे हैं, तब ये हालत है दोस्तों। क्योंकि ये सिस्टम की ताकत है। एक बार सिस्टम अगर प्लग हो गया, एक बार चीजें अगर ट्रैक पे चढ़ गई, तो आने वाला कई पीढ़ी कई जनरेशन आपका एंजॉय कर सकता है। आज वो पिताजी, आज वो भाई जो मोटे मोटे लाठी लेके खड़े होते थे, जो कहते थे घर में घुसते हैं कि करोड़पति आ गया, बाहर का चैलेंज कम था, मेरे साथ तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे घर का भी था। मैं घर में जाते ही, जैसे ही जाता था, तो मेरे घर में जाते ही मेरे सारे लोग एक दूसरे को कहते थे, एक दूसरे की तरफ देख के, देखिए करोड़पति आ गया, साइड हो जाइए। और दोस्तों आज मैं शीशे के पास ये कोट पैंट टाई, मैं बारातियों में नहीं, शादियों में नहीं, मैं हर दिन लगाता हूँ, अपने मीटिंग में जाता हूँ बाहर, तो मैं शीशे के सामने खड़ा होकर के कहता हूँ यस आई एम करोड़पति, और मैं देखता हूँ कि करोड़पति सच में ऐसे होते हैं, और वो शब्द मुझे करोड़पति बना दिया। तो आप भी हो सकते हैं कल के करोड़पति, लेकिन आज आपकी तैयारी, हमारे तरह विश्वास और हमारे तरह जो हमने निरंतरता की बात बताई, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी जो हमने मेंटेन किया इस बिजनेस में बारंबार और लगातार, और सफलता मिलने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा, लगातार बैटिंग जारी रखा, मिलना जारी रखा, मीटिंग में जाना जारी रखा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी उस एक्स कंपनी में कि भाइयों अगर एक लेडीज प्रेग्नेंट होती है और तो उनका डिलीवरी होने का जो ड्यूरेशन है वो 9 महीने का है, 9 महीना के बाद ही वो मां बन सकती है। अगर किसी कारण से, किसी फॉल्ट के कारण, किसी चैलेंज के कारण वो 6 महीना 4 महीना 5 महीना में एबर्सन हो जाता है, तो उनको दोबारा मां बनने के लिए फिर से 9 महीने की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी यही चीज होता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी यही चीज होता है, ये मैं मानता था, और ये अंदाजा मुझे पिछली एक्स कंपनी में ही चल गया था। तो मैंने मोदी केयर में उस चीज को नहीं होने दिया, और मैं कोशिश किया कि मैं निरंतरता को कभी टूटने नहीं दूंगा। हर दिन काम किया, लगातार काम किया, जैसा कि राजेश सर बता रहे थे, अनूप सर बता रहे थे, रवि सर मुझे बताते थे पहले, और मुझे बिहार के बहुत सारे लीडर्स का कॉल आता था, तो वो बताते थे कि रवि सर के बाद अगर बिहार में शेड्यूल किसी का बनता है तो वो शिवेंद्र शर्मा। हालांकि आज पूरा बिहार दहाड़ रहा है, पूरा देश दहाड़ रहा है मोदी केयर के अंदर, सब लोग फुल एक्शन में है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये बात उस समय का बता रहा हूँ जिस समय सच में बहुत कम लोग 28 दिन 25 दिन 29 दिन के शेड्यूल पे होते थे, लेकिन मैं होता था उस समय भी। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन शेड्यूल मेरे सोच का ताकत था, मैं शेड्यूल को नहीं कैंसिल होने देता था। पैसे तो आ ही जाते थे कहीं ना कहीं से, छोटे मोटे जो एक्सपेंस होते हैं, ट्रैवलिंग का, खाने का, जाने आने का, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाता था। क्योंकि राजेश सर की कई बात बार बार याद आती है कि जब आप दिल से करोगे तो पूरी कायनात साथ देने लगती है, और वही होता था कि सब कुछ साथ होता था। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा, इस साल अपने सपनों की घर को तैयार करूंगा, और मैं इसी साल अगर ये घर का प्लान नहीं करता तो मैं एक लग्जरी गाड़ी, जगुआर मेरा ड्रीम गाड़ी है, मैं उसको लेने जा रहा था, लेकिन मैं उसको 1 साल के लिए डिले कर दिया। 2021 में नया घर और लग्जरी गाड़ी के साथ आप सबसे मिलूंगा, लेकिन सबसे बड़ा मेरा टारगेट है 1100 लोगों को मिथिलांचल से, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 1100 लोगों को मिथिलांचल से, और ओवरऑल 2100 लोगों को मेरा मिशन है 2025 से पहले लाख रुपए से ऊपर की मंथली इनकम और एक एक खूबसूरत चमचमाती कार उनके घर में जब तक नहीं लगाऊंगा तब तक न सोऊंगा और न अपने टीम में किसी को सोने दूंगा। इस रवि सर के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा हूं, और आप सबका ब्लेसिंग, आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि जो मैं किया हूं, जो हुई है, वो मेरी ताकत नहीं है, वो सिस्टम की ताकत है। आप सबका साथ, आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद की वजह से हुआ है,
और इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि 5 लाख रुपए की इनकम में मजा नहीं आ रहा है। मुझे कम से कम 10 लाख रुपए इसी साल दिसंबर से पहले करने हैं और उसके ऊपर मैं तेजी से प्रयासरत हूं और वो होगा भी और वो हो ही जाएगा, पूरा विश्वास है हमें। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय मोदी के।